स्वागत है आप सबका नजर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशुतोष त्रिवेदी आज नजर एकेडमी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ भूगोल के सफर में साथ चलूंगा और मैं आपके इस भूगोल के सफर को और आसान बनाते हुए आपको वनडे एग्जामिनेशन की, चाहे वो एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या वनडे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी को कवर करते हुए आपके लिए भूगोल को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए चलने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज हम और आप इस भूगोल के सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। भारत के भूगोल में बच्चों, जब हम लोग भारत के भूगोल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत का भूगोल में जो भारत है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। मतलब बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा बच्चों, ये हमारा विश्व है। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये हमारा भारत है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये हमारा भारत है। तो बच्चों आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा भारत है ये इसका निर्माण कैसे हुआ और भारत कैसे बना। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। मैं बच्चों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है और ये जो सारे आप देश देख रहे हैं अलग अलग, ये कई करोड़ों साल पहले ये सारे देश अलग अलग ना होकर एक ही स्थलखंड हुआ करते थे। मतलब जमीन में एक ही भाग हुआ करते थे, ठीक है। और पहले होता क्या था, कई करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल एक वाटर बॉडी थी। ये हो गई हमारी पृथ्वी बच्चा, और इस पर केवल एक वाटर बॉडी थी। एक मिनट, हाँ, ये पूरी पृथ्वी अब देखो बेटा, देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर कई करोड़ साल पहले केवल एक ही स्थलखंड था। कई करोड़ों साल पहले, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है कई महाद्वीपों में बटा हुआ है। जैसे यूरेशिया हो गया, आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। तब ये सारे नहीं थे। पृथ्वी पे केवल एक ही स्थलखंड था जिसको हम कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे बच्चा? पेंजिया। और एक ही वाटर बॉडी थी जिसको हम कहते थे पैंथालस। मतलब एक स्थलखंड था और एक जलीय भाग था जिसको हम कहते थे पैंथालस। पैंथालस। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का काम करना। देखो आप सबको पता है बच्चा कि जो हमारी पृथ्वी का निर्माण सूर्य के टूटने के बाद हुआ। जब पृथ्वी टूट के अलग हुई तब आग का गोला थी, ठीक है बच्चा। जब पृथ्वी अलग हुई सूर्य से टूटकर, तब आग का गोला थी। धीमे धीमे क्या हुआ बच्चा कि पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तब पृथ्वी पे चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी ठंडी हुई तब पृथ्वी पे चट्टानें बनी। जब चट्टानें बनी उसके कई सालों के बाद पृथ्वी पे कुछ हिमयुग आए। देखो हम लोग बच्चों इसको देखेंगे, जब हम लोग पृथ्वी का विकास पढ़ेंगे तब हम लोग एक चीज देखेंगे कि
पृथ्वी पर, देखो पृथ्वी की एक एज है, जैसे हम इंसानों की होती है कि एक आयु होती है, हम पहले पैदा होते हैं फिर थोड़े थोड़े होकर बड़ा होना शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की भी एक एज थी। एक जो आज पृथ्वी की एज है ये एक समय पीरियड को क्रॉस करके आई है, तो हम अभी पृथ्वी की एज नहीं पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक सब लेंदी सब्जेक्ट है, हम इसको आगे के आने वाले क्लासों में समझेंगे। अभी हमको बस केवल इतना जानना है कि बच्चा जब पृथ्वी ठंडी हुई चट्टानें बनी, उसके बाद जब इसकी आयु बढ़ रही थी तभी इसी समय पृथ्वी पे कुछ हिमयुग आए हैं। तो बेटा सबसे पहले की बात ये हिमयुग क्या होता है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये हिमयुग क्या है। तो हिमयुग बच्चा वह टाइम पीरियड, वह समय जब पृथ्वी पर, जब कहां पर बच्चा, पृथ्वी पर केवल क्या था, बर्फ ही थी। क्या थी, बर्फ थी, सॉरी क्या था, पृथ्वी पर बर्फ थी। वह समय जब पृथ्वी पर केवल बर्फ ही बर्फ थी उसको बोला गया हिमयुग, उसको बोला गया बच्चा हिमयुग। और ये हिमयुग कितने हैं, तो हिमयुग आते हैं 4। हम लोग इन सब चीजों को अभी आप बच्चा का लिए आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, इन पे कोई प्रेशर डालने की दबाव बात नहीं है, हम केवल इसको समझना चाहते हैं। तो ये जो 4 हिमयुग थे इनका नाम था गुंज, एक का नाम था गुंज बच्चा, एक का नाम था मिंडल, क्या नाम था बच्चा, मिंडल, एक का नाम था ऋष, और एक बच्चा गुंज, मिंडल, ऋष और बुल। क्या था बच्चा, गुंज, मिंडल, ऋष और बुल, ये 4 हिमयुग आए। और जब हिमयुग आए पूरी पृथ्वी में बच्चा बर्फ ही बर्फ, फिर बर्फ ने क्या किया, बर्फ ने पिघलना स्टार्ट किया, जब बर्फ पिघल के आई फिर उसके बाद सागर बना। अब ऐसा समझना, देखो एक स्थल जिसको पेंजिया, एक सागर वाला भाग जहां से क्या हुआ, बर्फ पिघल के आई और एक महासागर बना। जब एक हो गई लैंड बॉडी और एक हो गई आपकी वाटर बॉडी। तो यानी जो स्थल का हिस्सा था उसको बच्चा क्या कहा गया, पेंजिया, और जो वाटर बॉडी यानी कि जल वाला भाग था उसको कहा गया पैंथालस। यहां तक बच्चा बात समझ में आई कि एक स्थल का हिस्सा जो था उसको कहा गया पेंजिया, और जो एक वाटर बॉडी उसको कहा गया पैंथालस। चलो 2 चीजें हमने समझ ली यहां पे। इसके बाद देखते हैं बच्चा, अब देखो फिर क्या हुआ कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके बाद हुआ कि पेंजिया जो हमारी थी, पेंजिया टूट गई। जब पेंजिया टूटी तो पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। जब पेंजिया टूटी तो पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। अब देखो बच्चा, जब पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए तो एक जो नॉर्थ की ओर रहा इसको बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया बच्चा, अंगारा लैंड। अब देखना बच्चा, यहाँ पे एक चीज बात समझना कि सबसे पहले जमीन के एक भाग जिसको पेंजिया बोला गया, फिर यही एक भाग टूटा और बन गए 2 भाग जिसको बोला गया अंगारा लैंड। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉरेशिया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लॉरेशिया, ठीक बच्चा। और जो दक्षिण वाला भाग था इसको बोलते हैं गोंडवाना। अब देखना बच्चा, ये सारी घटनाएं एक टाइम पीरियड में चल रही हैं। इसी को पृथ्वी की, जब हम लोग पृथ्वी का विकास देखेंगे तब वहां पे ये सारी चीजें एकदम उसमें देखेंगे, ठीक बच्चा। अब देखो क्या हुआ, पेंजिया टूटी तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। फिर क्या होता है आगे भविष्य में कि यही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटते हैं, फिर बनता है, एक मिनट रुकना बच्चा, इसको थोड़ा सा साइड करके छोटा सा बना देते हैं जिसमें कि चीजें हमारी सामने रहें। हाँ बच्चा देखो,
ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसी में दो हिस्से हुए, एक को बोला गया अंगारा लैंड और एक को बोला गया गोंडवाना लैंड। एक हो गया बच्चों आपका अंगारा लैंड, यानी इसी को बोलते हैं लॉरेशिया, और एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड। एक हो गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है बच्चा। अब देखो पेंजिया टूटी, दो भाग हुए, एक अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया, एक गोंडवाना लैंड। फिर इसी के बाद जब आज हम लोग देखते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में इसी के टूटे हुए भाग दिखते हैं हमको। जैसे कि आप देखोगे तो ये हो गया हमारा एशिया और यूरोप, यहीं पे वर्ल्ड में हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा अफ्रीका, और इसी के बाद हो गया ये दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया मेडागास्कर वाला क्षेत्र, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा हो गया अंटार्कटिका, और ये ग्रीनलैंड। अब देखना बच्चों, जब हम वर्ल्ड में देखते हैं तो यही सारी चीजें। अब देखना बच्चों, यहां से जो एक उत्तर की ओर रहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड जब टूटा तो हमारा यूरोप और एशिया यानी कि एशिया और यूरोप बने, इसी से हमारा ग्रीनलैंड बना और इसी से हमारा उत्तर अमेरिका बना। ठीक है बच्चा। अंगारा लैंड टूटा तो जितने उत्तर के महाद्वीप हैं ये सारे अंगारा लैंड टूटने के बाद बने, और गोंडवाना लैंड जब टूटा तो गोंडवाना लैंड से हमारा अफ्रीका अलग टूटा, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, और मेडागास्कर के साथ साथ भारत का ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग आम बोलचाल में जिसको दक्षिण भारत का भाग कहते हैं इसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। ठीक है बच्चा। अभी हम लोग समझते हैं कि इसको प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है। अभी आपको इतनी सी बात समझ में आई। देखो सबसे पहले एक खंड जिसको बोला गया पेंजिया, और जो वाटर बॉडी इसको बोला गया पैंथालस। इसके बाद पेंजिया टूटती है, जब पेंजिया टूटी तो इसके दो पार्ट, एक को बोला गया बच्चा अंगारा लैंड और दूसरे को बोला गया गोंडवाना लैंड। इसी के बाद इनके टुकड़े अलग अलग होते हैं, तो जब अंगारा लैंड के टुकड़े अलग होते हैं तो अंगारा लैंड के टुकड़ों से बनता है बच्चा हमारा ये उत्तर के सारे महाद्वीप, और जब इसी के साथ गोंडवाना लैंड टूटता है तो गोंडवाना लैंड के साथ दक्षिण के सारे महाद्वीप तैयार होते हैं। बस इनमें बच्चा अपवाद क्या होता है, हमारा ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। अब सबसे पहले बात समझते हैं बच्चा प्रायद्वीप क्या होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो तो वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, द्वीप। बीच में स्थल, चारों ओर पानी, क्या कहलाया, द्वीप। अब देखना बच्चा, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर नहीं तीन ओर पानी हो। कितनी ओर बच्चा, तीन ओर। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो और एक ओर पानी ना होके क्या हो, स्थल हो। अब ध्यान समझना, अगर कोई स्थल का भाग है जिसके चारों ओर पानी है तो वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। लेकिन स्थल का ऐसा भाग जिसके केवल तीन ओर पानी हो और एक ओर भूमि हो तो वह हिस्सा कहलाता है आपका प्रायद्वीप। क्या कहलाता है बच्चा, वह हिस्सा आपका कहलाता है प्रायद्वीप। आई बात समझ में। जैसे भारत का प्रायद्वीप, आपने अरेबियन कंट्रियां देखी होंगी, अरब का प्रायद्वीप एग्जांपल। अब बच्चा इसमें किसी को कोई डाउट, अब आपको ये तो समझ में आया गया ना कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं। तो जब हम भारत को देखते हैं मैप में, जब बच्चा हम भारत को मैप में देखते हैं तो देखो एक मिनट बच्चा, इसको थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं।
अब देखो बच्चा, तो अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में दक्षिण भारत का हिस्सा, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, यही क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। चलो, तो एक चीज हमको बच्चा यहाँ पे ये समझ में आई कि हमारा जो भारत है, देखो बच्चा, हमने बताया था पिछली क्लास में, हमने बताया कि नीचे वाले जितने भी महाद्वीप बने, ये किससे बने थे बच्चा? गोंडवाना लैंड से। अब देखो, कुछ समय में इसी गोंडवाना से एक हिस्सा टूटता है और टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरोप में आकर मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत है कहां पे? तो ये हिस्सा है एशिया का, एशिया में आके मिल जाता है। ये हिस्सा किसका है? एशिया का। लेकिन यह भाग किसका है? तो यह भाग है गोंडवाना लैंड का। आप लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एक हमारे भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था वैगनर साहब। तो वैगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी, और जिसमें ये चीजें बहुत आसानी से बताई गई हैं। जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तो इसको हम लोग वहां पे आराम से समझेंगे। अभी हमको बच्चा समझना क्या है कि हमारा भारत निकल के कहां से आया। तो पहले पेंजिया से गोंडवाना, और गोंडवाना से आके ये नॉर्थ की ओर, देखो यहाँ पे नॉर्थ की ओर खिसकता हुआ हमारे यूरोप वाली पार्ट में आकर मिल जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चा? चलो, तो इससे हमको ये समझ में आया कि हमारा जो भारत है, भारत किसका हिस्सा है? तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बालक? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आपको समझ में आया? इसी को इसीलिए बोलते हैं बच्चा, बोलने में आम बोलचाल में बोल देते हैं कि भारत जो है अफ्रीका का भाग है। भारत गोंडवाना का, जब हम लोग ऐसे बोलते हैं तो बोल देते हैं कि भारत अफ्रीका का भाग है, और जब हम लोग किताबों में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भारत गोंडवाना का भाग है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया, क्योंकि अफ्रीका भी किससे बना? गोंडवाना से। और भारत भी किससे आया? टूट के अफ्रीका से। तो चाहे ये कह लो कि भारत गोंडवाना का हिस्सा है, तब भी वही सेम चीज है। भारत अफ्रीका का हिस्सा है, तब भी सेम वही चीज है। ठीक है, चलो बच्चा, दूसरा पॉइंट। पहले तो हमको ये पता चल गया कि भारत हमारा जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मतलब गोंडवाना जब टूट के अलग हुआ तो हमारा भारत बना। चलो ठीक, अब दूसरी चीज, हमारा भारत अब बन के अगर यूरोप में मिला, तो अब हमारा भारत है कहां पे? जब हम लोग देखते हैं मैप में, तो अब हमारा भारत है कहां पे? हिस्सा कहां पे, स्थित कहां पे है? हमारे भारत की अवस्थिति कहां पे है, किस जगह पे? तो बच्चे देखो, अब यहाँ पे एक बात समझना बच्चा, देखो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी पे बच्चे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे कुछ रेखाएं मानी गई है। मानी गई मतलब है कि ये रेखाएं है नहीं, एक्चुअल में ये रेखाएं है नहीं, ये रेखाएं जो है ये मानी गई है। अब देखो बच्चा, तो जो पड़ी रेखाएं, जो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर या लेटी स्थिति में या पड़ी हुई हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और हमारे ग्लोब पर जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जो है, इनको बोलते हैं देशांतर। इधर समझो बच्चा, देखो हमारे ग्लोब पर जो रेखाएं क्षैतिज यानी कि पड़ी हुई हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा? अक्षांश रेखा। और हमारे ग्लोब पर जो कि वर्टिकल यानी कि क्षैतिज यानी कि जो खड़ी खड़ी हैं, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा? देशांतर रेखा। अब यहां पे एक बात समझना बच्चा, हमें
देखो, जब हम ग्लोब पे देखते हैं अपने भारत को, तो हमारा भारत ग्लोब पे हमको यहां पे दिखाई देता है। जब हम लोग भारत को ग्लोब पर देखते हैं तो ग्लोब पे हमको भारत बच्चा यहां पे दिखाई पड़ता है। तो अब हम जब भारत की स्थिति की बात करते हैं तो पढ़ने को तो हम लोग किताब में पढ़ लेते हैं कि भारत हमारा पूर्वोत्तर गोलार्ध का देश है, ठीक है। लेकिन आज हम लोगों को केवल पढ़ना नहीं, हम लोगों को एक लाइन नहीं पढ़नी है कि भारत पूर्वोत्तर या पूर्व उत्तर गोलार्ध का देश है। देखो बच्चा, आज हम लोगों को केवल ये लाइन पढ़नी नहीं है, गोलार्ध का देश है, ठीक बच्चा। आज हमको ये चीज समझनी है कि भारत पूर्वोत्तर का तो देश है, लेकिन भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध का देश है कैसे? आई बात समझ में बच्चा? चलो आज हम आपको बताते हैं कि भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध का देश कैसे। देखो बच्चा, जैसे कि अभी हमने बताया कि पृथ्वी पर एक क्षैतिज रेखा खींची गई है, एक क्षैतिज रेखा मानते हैं जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी कि या अक्षांश रेखा या 0 डिग्री, ठीक है। और कुछ खड़ी हुई लाइनें हैं जिनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कुछ खड़ी लाइनें, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। अब बच्चा यहां पे ध्यान देना, हमारा जो भारत है वो यहां पे स्थित है। तो अब हमको अगर भारत की ओर जाना होगा तो हम किस दिशा को चलेंगे? हमको अगर यहां से भारत की ओर जाना है तो हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। अगर हम देशांतर रेखा से जाएंगे तो हमको किधर चलना पड़ेगा? अपने दाएं हाथ पे, यानी कि पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को दिशा में अगर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर दिशा में कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो आज हम उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो बच्चों, कोई भी मैप हो, भारत का हो, विश्व का हो, यूपी का हो, या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी स्थान का कैसा भी मैप हो, ठीक है, अगर वो हमारे सामने है, जैसे कि ये बोर्ड है, ये अभी हम मान लेते हैं ये एक मैप है, ये मेरे सामने है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये जो बोर्ड है और ये मेरे सामने है तो मेरा सर इसकी कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। मेरा पैर बच्चों कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, यानी कि साउथ। मेरा दायां हाथ और मेरा बायां हाथ, तो मेरा दायां हाथ बच्चों कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। और मेरा बायां हाथ बच्चों कौन सी दिशा होगी? तो मेरा बायां हाथ पश्चिम दिशा होगी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट। अगर कभी भी आपको बच्चों दिक्कत होती है दिशा में, तो हमेशा याद रखना कि मेरा सर उत्तर की दिशा, यानी कि मेरा मतलब आपका सर जो भी आपके सामने है, आपका सर उत्तर की दिशा, आपका पैर दक्षिण की दिशा, आपका दायां हाथ पूर्व और आपका बायां हाथ पश्चिम। तो अब बच्चों हमको बताओ, अगर आप अक्षांश रेखा पे खड़े हो तो आपको किधर को जाना पड़ेगा? आपको सर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? तो ऊपर है नॉर्थ। अब देखना बच्चों, तो अक्षांश रेखा से हम किधर को चले? नॉर्थ को। वहीं पे हम ग्रीनविच देशांतर रेखा से किधर को चले? देशांतर रेखा से हम दाएं हाथ को चले, इसलिए हम किधर गए? ईस्ट को। तो ये हो गया हमारा पूर्व। तो अब बच्चों बताओ कि भारत कहां पे? तो अक्षांश से उत्तर को, देशांतर से पूर्व को। तो यही तो बोला जा रहा है ना कि भारत जो हमारा है पूर्व और उत्तर गोलार्ध का देश है, यानी कि पूर्व और उत्तर या उत्तर पूर्व, मतलब पूर्व और उत्तर या उत्तर पूर्व कुछ भी कह लो आप। एक साइड उत्तर में जाना है और एक साइड हमको पूर्व में जाना है। अक्षांश से बच्चा हमको उत्तर में जाना है और गोलार्ध से पूर्व में जाना है। तो इसीलिए हमारा जो भारत है वो पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। इतनी सी बात बच्चा समझ में आई? अगर यहां पे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो तुरंत कमेंट में बताएं। यहां तक बच्चा बात समझ में आई? चलो, तो बच्चा हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा जो भारत है ये पूर्वोत्तर में है, ठीक है।
अच्छा बच्चों, हम लोग जब यहाँ पे अक्षांश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग अक्षांश को देख लेते हैं। बाकी हम लोग अक्षांश को कायदे से देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी जिन बच्चों को नहीं पता है या जिनको पता है दोनों देख लेते हैं। बच्चा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अभी जैसा मैंने कि बताया कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है बच्चा, जो कि लेटी लेटी हैं। पृथ्वी पर जो रेखाएं लेटी हुई हैं इनको बोलते हैं लेटीट्यूड। देखो बच्चों, अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कभी नहीं बोलते। लेटी मतलब लैटिट्यूड, और जो लेटी नहीं है वो हो गई लॉन्गिट्यूड, जो लंबी है, या लंबी ना कह के कह देंगे जो लेटी नहीं है वो हो गई लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और जो लेटी है वो हो गई लैटिट्यूड। ठीक है बच्चा, तो देखो, तो हमारी एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जो रेखा भू के मध्य से होकर गुजर रही हो उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चा, अब देखो इसी में एक जो हमारी वर्टिकल यानी जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर। ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश और ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। देशांतर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए हम लोग इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चा। देखो, अब मैं लगभग बच्चों को देखता हूं, मैं जब पूछता हूं बच्चों से कि बच्चों पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहां पे कुछ बच्चों का जवाब अलग अलग आता है। मैंने जहां तक देखा तो कुछ बच्चे कहते हैं बच्चों कि सर पृथ्वी पर तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है बच्चे, अब समझना, देखो दोनों चीजें पूछी जा चुकी है, दोनों क्वेश्चन। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अब बच्चा यहां पे देखो कंफ्यूज कि 179 या 181, यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चा दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आयोग ने दोनों क्वेश्चन रिपीट पर रिपीट पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे कि कब बच्चा कौन सा डाटा में 180 हमको आंसर देना है और कब क्या पूछे जाने पर 179 हमको आंसर देना है। तो देखो बच्चा, जब हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं, सीधा सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो पृथ्वी पर 181 अक्षांश है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, चेंज करके, तो वो पूछता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। अब बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखाएं 189। आए बच्चे इसको समझते हैं कि पहले ये क्या चीज है। चलो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी पर एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश। जब भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर चलते हैं तो ऐसे ही करके एक एक करके रेखाएं चलती हैं। एक अक्षांश ऊपर गए, 2 अक्षांश ऊपर गए, ऐसे ही करते करते चलते 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 हम लोग 90 अक्षांश चलते हैं नॉर्थ में और 90 ही अक्षांश चलते हैं साउथ पोल में। अब बच्चे यहां पे बात समझना,
देखो बच्चे 90 हम ऊपर जाते हैं रेखाएं और 90 ही नीचे आते हैं, और इन्हीं के बीच में हमको मिलती है एक रेखा 23.5 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी के बीच में हमको मिलती है 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। 23.5 नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 एंड साउथ को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा? मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बच्चा थोड़ा सा समझना यहां से कि जब हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलते हैं तो हम 90 अक्षांश ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे गोलार्ध के पास पहुंचते हैं बच्चा, तो ये एक रेखा न रहकर एक गोल बिंदु के टाइप में बन जाता है। सबसे पहली बात, ठीक। सेम कंडीशन बच्चा नीचे भी हो जाती है। देखो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पहुंचते 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 यहाँ पे जो नॉर्थ पोल पे जो अक्षांश मिलता है हमको, ये एक रेखा के रूप में बच्चे, ये एक रेखा के रूप में ना मिलके ये एक बिंदु के रूप में मिलता है। आई बात समझ में? तो अब बच्चे देखो, तो ये रेखा तो रह नहीं गया क्योंकि एक बिंदु बन गया। तो एक बिंदु हमको मिल गया नॉर्थ पोल पे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध पे, और सेम एक को जब हम नीचे आते हैं तो एक बिंदु मिल गया हमको दक्षिणी गोलार्ध में। तो ठीक है, अब देखो बच्चा, लेकिन अक्षांश तो ये भी है, वो एक बिंदु के रूप में हो या एक रेखा के रूप में हो, अक्षांश तो दोनों में है। जब अक्षांश दोनों में है तो इसीलिए हम कहते हैं कि अक्षांश कुल कितने, तो 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक हमारी जीरो भी तो है। तो 90 90 180 और एक हमारी जीरो, टोटल कितने हो गए 181। आई बच्चा, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और प्लस एक हो गई हमारी जीरो वाली, टोटल हो गई 181। आ गए मैं? तो ठीक है सर, अक्षांश टोटल 181 हो गए। तो सर अब ये अक्षांश रेखाओं वाला क्या बवाल है? अब समझो बच्चा, देखो जब हम लोगों ने अक्षांश को देखा तो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा न रह के क्या बना, एक बिंदु या पॉइंट। सेम कंडीशन दक्षिणी पॉइंट में हुई कि एक बिंदु न रहे, सॉरी एक रेखा न रह के क्या बन गया, एक पॉइंट। तो अब बच्चे यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, यहाँ पर तो उसने पूछा कि अक्षांश कितने हैं, तो आपने कहा 181, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर रेखाएं ना, सॉरी अक्षांश ना पूछ के अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है। मतलब वो पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं हैं, तो दो जो ये बिंदु हैं इनको हम माइनस कर देते हैं। तो 181 में हमने 2 माइनस कर दिए, कितना आया 179, और यही 179 आपकी क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं। इतनी सी बात बच्चे समझ में आई कि अगर टोटल अक्षांश कितने, तो टोटल अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं कितनी, तो अक्षांश रेखाएं 179। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये दोनों रेखा न रहकर एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं। बच्चा यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्ण वृत्त होती है। पूर्ण का मतलब एक पूरा गोला इन्होंने घूम लिया, ये हो गया पूर्ण वृत्त, ठीक है। तो जब गोला घूमते हुए आएंगे पृथ्वी पे, अब ऐसे समझना, ठीक है। तो देखना बच्चा, तो एक जगह पे आने के बाद गोला एक ही जगह पे नहीं सिमटा हुआ था, तो ये अब देखो ये गोला लग रहा है हमको, इसके बाद भी गोला, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट बच्चा देखना, तो ये गोला नहीं होकर एक बिंदु सा नहीं लग रहा है। सेम कंडीशन नॉर्थ पोल पे और सेम कंडीशन साउथ पोल पे, इसलिए ये रेखा ना रह के बिंदु रहती हैं। और यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका और निकल के आता है कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण वृत्त होती हैं, मतलब कि
पूरी तरह से घूमी हुई। जबकि बच्चा देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं, इसको एक नोट डाल के नोट कर लेना। और ये नोट बच्चा जो है ये 200 रुपए वाला है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये पूर्ण वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं बच्चा ये क्या होती हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं। मतलब ये पूरी नहीं घूमती हैं साइड को, ये दक्षिणी पोल से, सॉरी, ये नॉर्थ पोल से शुरू करती हैं और साउथ पोल पर आकर मिलती हैं, ऐसे ही। और ये पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है बच्चा? ऐसे कुछ आकृति में ये आधा वृत्त बनाती हैं, इसीलिए देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त, और जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, इसीलिए अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। चलो बच्चा, अब हमने देख लिया कि अक्षांश रेखाएं कितनी। देखिए, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में देखते हैं। तो अक्षांश, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने, 181। कुल अक्षांश कितने, 181। ठीक है बच्चा? अगर अब पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी, अक्षांश रेखाएं कितनी, तो बच्चा हो गई आपकी कितनी अक्षांश रेखाएं, 179। ठीक है बच्चा? अब आपको कंफर्म से समझ में आया कि अक्षांश रेखाएं और अक्षांशों में क्या फर्क है। ठीक है बच्चा? चलो, अब इसके बाद बच्चा हम लोग देखते हैं देशांतर को। अब देखो, जैसे कि बच्चा हमने ये बताया कि देशांतर रेखाएं, एक मिनट इसी में देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, या इसी को बोलते हैं बच्चा ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? आपसे कहा जाए 0 डिग्री देशांतर तो भी बात सेम है, आपसे कहा जाए ग्रीनविच लाइन तब भी बात बच्चा सेम ही है। अब देखो, और इसी 0 डिग्री से 80 देशांतर पश्चिम की ओर और 180 देशांतर पश्चिम की ओर और 180 देशांतर पूर्व की ओर। देखो बच्चा, ये 0 डिग्री हो गई, 180 देशांतर, एक मिनट, 180 देशांतर हो गए पूर्व की ओर और 180 देशांतर हो गए पश्चिम की ओर। तो कुल देशांतर कितने हो गए बच्चा, 360। अब आप कहोगे कि सर ये 0 डिग्री वाला कहां चला गया, भाई 180 इधर 180 इधर, तो हो गए 360। तो लेकिन एक 0 डिग्री का भी तो है, तो सर उस हिसाब से तो 361 होने चाहिए। हाँ बच्चा, होने तो 361 ही चाहिए थे, लेकिन ये 361 ना होकर बच्चा केवल कितने हैं, 360। अब चलो बेटा समझते हैं कि ये 360 है, 361 क्यों नहीं है। तो देखना बच्चा, एक 0 देशांतर यहां से गई, ये बढ़ा तो, लेकिन जब 101 डिग्री करके 2 डिग्री करके जो पूर्व से देशांतर गए, पूर्व से देशांतर गए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 180 पूर्व में गए और 180 बच्चा पश्चिम में गए। ठीक है, तो जो 180 देशांतर है, जो कि 180 देशांतर है, इसी को हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है। इसे कितने बार काउंट किया है, 2 बार गिना गया है। अब देखना बच्चा, ये वाला देशांतर
180 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब बच्चा ये चीज इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इसे कितने बार गिना गया है, तो इसे 2 बार गिना गया। अब इसको 2 बार गिन लिया गया, इसीलिए 360 में एक इधर माइनस हो गया क्योंकि इसको 2 बार गिन लिया, और उसी की जगह पे 0 को प्लस कर दिया गया। तो हमारे जो देशांतर कुल हुए ये कितने हो गए बच्चा, 360। अब देखना, इसी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं बच्चा, मानक समय रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर को, इसको बोलते हैं मानक तिथि रेखा। तो मानक समय रेखा किसको बोलते हैं बच्चा, तो मानक समय रेखा बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को, और मानक समय रेखा किसको बोलते हैं, सॉरी तिथि रेखा किसको बोलते हैं बच्चा, तो 180 डिग्री देशांतर को। और इसी में क्वेश्चन एक और कई बार पूछा गया बच्चा कि 180 डिग्री देशांतर जो है ये किस महासागर से होकर गुजरती है। तो बच्चा इसको ध्यान रखना कि ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहां से, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। बच्चे इतनी चीज समझ में आई। अभी आप नोट्स के ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिएगा, नोट्स अभी आपको साथ में बनवाते चलेंगे। आप पहले तो कॉन्सेप्ट को पूरा कायदे से समझ में। अब आपको ये समझ में आ गया भैया बच्चा कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो सर अक्षांश रेखाएं 179 है। अब कोई आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश हो गए 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हो गई 179। ठीक है, कुल देशांतर कितने हैं, तो कुल देशांतर है 360। 360 है तो ये 0 वाला कहां चला गया, इसको भी तो ऐड किया जाएगा, इसको ऐड नहीं किया गया, नहीं सर इसको भी ऐड किया गया है, लेकिन इसको हमने ऐड तो कर लिया है, लेकिन सर 180 को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया तो 0 डिग्री वाला हमारा एडजस्ट हो गया उसी में, तो टोटल कितने हो गए 360। अच्छा ठीक है, तो जो सर 0 डिग्री वाला है इसको हम मानक समय बोलते हैं, और जो 180 है इसको मानक तिथि रेखा बोला जाता है। इतनी बात बच्चे यहां पे समझ में आई। अब देखो बच्चा, हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत कमेंट में आप उसको तुरंत मेंशन कराएं। देखो बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी पर जो आज हम देखते हैं, एक मिनट देखो बच्चा, आज हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड मैप ऐसा है कि मतलब सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग, ठीक है, सारे महाद्वीप अलग अलग। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको बोला जाता था पेंजिया। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि आप समझेंगे पूरी चीजें। इसको बच्चा बहुत गौर से देखिएगा, कायदे से। देखो बच्चा, ये सारे पूरा एक कॉन्टिनेंटल है। देखो बच्चा, ये वाला जो पूरा एक भाग था यही कहलाता था पेंजिया। ये वाला पूरा भाग क्या था, ये था पेंजिया। ये बाकी जो वाटर बॉडी यही हो गई आपकी पैंथालस। अब देखना है यहाँ पे बच्चा, पेंजिया जब टूटा तो पेंजिया का एक पार्ट गोंडवाना लैंड और एक पार्ट अंगारा लैंड। ठीक बच्चा, जब अंगारा लैंड टूटा तो देखना यहाँ पे यूरोप और एशिया का पार्ट टूट के अलग होगा, ये उत्तरी अमेरिका अलग हो जाएगा। और जब गोंडवाना लैंड टूटेगा तो ये अफ्रीका वाला भाग आपको समझ में आ रहा होगा, ये गोंडवाना लैंड से अफ्रीका टूट के अलग हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका टूट के अलग हो जाएगा, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका टूट के अलग हो जाएगा। चलो बच्चा देखते हैं इसको थोड़ा सा आराम से देखना। जैसे जैसे सबसे पहले पेंजिया, ठीक है बच्चा, और फिर ये एक दिन का कोई काम नहीं बच्चा,
कई सालों के बाद जब आपस में टूट के, कई सालों का ये काम है। और देखो मैंने भी जैसा बताया था ना कि थ्योरी थी किसकी, अल्फ्रेड वेगनर साहब की। ये है अल्फ्रेड वेगनर साहब जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन की। देखो बच्चा, 3 थ्योरी पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। एक पूछता है महाद्वीप विस्थापन की थ्योरी किसने दी, तो वेगनर साहब की थी ये थ्योरी, वेगनर साहब ने दी। एक पूछता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी हैरी हेस साहब ने। ठीक है, एक थ्योरी है आपकी हिमालय, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिमालय की जो आपकी, जी हाँ, तो सर हम क्या बता रहे थे बच्चा, हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी किसने दी थी, महाद्वीप विस्थापन की थ्योरी दी थी आपकी वेगनर साहब ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी आपकी हैरी हेस साहब ने। और एक जब हिमालय का निर्माण पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं भूसंगति का सिद्धांत, जिससे कि भूसंगति का जो सिद्धांत था ये दिया था कोबर साहब ने। और इसी भूसंगति के सिद्धांत से ही बच्चा ये निकल के आता है कि आज जहाँ पे हिमालय है वहां पे पहले कभी तैतीस सागर हुआ करता था। और जब यहां से अफ्रीका से, आप बच्चा देखेंगे, जब अफ्रीका से भारत टूट के नॉर्थ की ओर जाता है तो ये एक प्रेशर जनरेट करता है यूरोप वाले क्षेत्र में, जिसके कारण वहां के जो तैतीस सागर के, ये देखो बच्चा ऊपर जा रहे हैं, भारत ऊपर गया, ये देखो यहां पे इसने प्रेशर का जनरेट किया, जिसके कारण जो वहां की सिल्ड थे, वहां की जो मिट्टी और मिट्टियां थी वो रोटेट होके ऊपर उठने लगी, फोल्ड होके ऊपर होने लगी, ऊपर उठने लगी। इसीलिए उसको बोला जाता है फोल्डेन माउंटेन। आज हम लोग बोलते हैं हिमालय को कि हिमालय जो हमारा है ये विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब सबसे न्यू फोल्डेन माउंटेन है। ठीक है, आगे इस चीज को हम लोग किसी भी प्रकार की कोई भी आप वो नहीं पालिएगा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हमारे साथ में एक एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, हम और आप मिलके एक एक चीज सीखेंगे कि कौन सी चीज, अब भारत यहाँ पे आ गया तो कैसे आ गया। हमने देखा कि पेंजिया थी, पेंजिया टूटी, गोंडवाना टूटा और भारत आ गया। तो भारत पार्ट है गोंडवाना का और आज है एशिया में। ये चीज आज हमको समझ में आ गई। आगे ही ऐसी चीजें हम लोग निरंतर देखते। आज ऐसे हम लोगों ने समझा अक्षांश और देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर में कि अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने हैं, और अक्षांश और देशांतर, चूंकि अब देशांतर है, अब कहने को बच्चे पढ़ लेते हैं कि देशांतर 360 है। अब हम लोगों को बुक में मिलता है कि 180 पूर्वी देशांतर है, 180 पश्चिमी देशांतर है और 10 डिग्री देशांतर। तो अब तो यहाँ पे 361 हो जाने चाहिए थे। अब ये 361 ना होके 360 कैसे है, हमने आज ये भी जाना कि ये तो होने तो 361 चाहिए थे, लेकिन हमने 180 को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए ये पुनः 360 हो गए। सेम ऐसी चीज देखो यहाँ पे। और ये मैंने देखा है कि बच्चों को ये वाला पॉइंट बहुत दिक्कत करता है कि 181 179 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब बच्चा ध्यान रखना, अगर कुल अक्षांश की बात की जाए कि पृथ्वी पे कितने हैं तो 181, लेकिन अगर कुल अक्षांश ना कह के पूछ ले कि अक्षांश रेखाएं कितनी है तो तुरंत 2 माइनस कर देना, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों एक बिंदु हैं। क्योंकि जब हम पूर्ण वृत्त कोई बनता है, फिर से देखो, जैसे कोई भी पूर्ण वृत्त बनता है तो वृत्त एक टाइम आएगा जब वो वृत्त ना होके एक पॉइंट के रूप में आ जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पे नॉर्थ पोल पर भी अक्षांश एक पॉइंट के रूप में है और साउथ पोल पे भी अक्षांश एक पॉइंट के रूप में है। चलिए इसी के साथ आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जिसकी भी आज की क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में आप हमको बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।